हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा एसआई के लिए सेट नंबर 6। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी सेट को अच्छी तरीके से देख रखा होगा, क्योंकि ये जो सेट चल रहा है 50 MCQ के साथ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इस सीरीज़ को आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और जितने भी प्रश्न इसमें आपको दिए जाते हैं उनको तो हो सके तो आप लिख लीजिए जो नहीं याद है आपको, लेकिन इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स इसमें मिलते हैं आप उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि हमारे एप्लीकेशन पे बिहार एसआई के कोर्स पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। सिर्फ 99 प्राइस में आपको पूरे बिहार एसआई का कोर्स मिल रहा है। प्री और मेंस का जो बैच है वो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल रही है। बात ऐसी है कि कल तक ही ऑफर रहने वाला था, लेकिन कल दोपहर के बाद जो कि पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी लोग का पेमेंट हुआ लेकिन जो कि कोर्स में इनरोल नहीं हो पा रहे थे और कुछ लोग का पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, OTP नहीं आ रहा था। तो ये टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन आज सब कुछ ठीक है। आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उन लोग को बता दूं कि ये न्यू वैकेंसी की तैयारी अगर आप अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर तरीके से दिए गए सब कुछ। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स का ट्रेंड है 2446 से लेकर के 2213 तक जो भी देखते हुए हम लोग आए हैं वो सब कुछ इसमें आपको मेंशन किया गया। प्री और मेंस की तैयारी आपको एक ही जगह पर एक ही कोर्स से हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 99 के प्राइस के साथ आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए है। तो आप अभी जाइए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के इस कोर्स को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। पहला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जनजाति से रिलेटेड प्रश्न है, तो ध्यान रखिए। खिरगी जनजाति मध्य एशिया में मिलता है। मसाई जनजाति जो है वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका रहता तो सही हो सकता था, पश्चिमी अफ्रीका नहीं। जैसे पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया केन्या इलाके में देखने को मिलते हैं मसाई जनजाति, तो ये पॉइंट आपका गलत है। और रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, एक्सिमो ग्रीनलैंड, यानी गलत यहाँ पे बी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 39 का क के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद गेस करिए कि सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ये गलत है, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए केवल और केवल ऑप्शन ए को टिक करेंगे जो कि सत्य है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 39 के क राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य विधिक व्यवस्था में इस प्रकार काम करे कि सभी नागरिकों को आर्थिक या फिर किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय से वंचित न रखा जाए एवं विधिक यानी कानून बनाकर निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता व्यवस्था करे। तो ये आर्टिकल 39 का जो फर्स्ट है वो बहुत अच्छा है, अब इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में हमेशा आता रहता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में आता है, और आर्टिकल 50 किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के नीतिअंशक तत्व। राज्य के नीतिअंशक तत्व, क्योंकि 36 से लेकर के 51 तक इसका अनुच्छेद आता है, और ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। छठी अनुसूची में वर्णित निम्नलिखित राज्यों में से जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, उनमें से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? छठी अनुसूची में बताना आपको। छठी अनुसूची में बेसिकली 4 राज्यों के प्रशासन क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया, जिसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आता है, ना कि मणिपुर। तो यहाँ पे तो सही होगा, केवल 3 राज्य, 1 2 3, यहाँ पे मिजोरम होना चाहिए था, मणिपुर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे करेक्ट होगा। इसके बाद अगला सवाल, भारत के किस क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? किस क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दीपक पारेख समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीपक पारेख समिति का संबंध जो होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम सी पे टिक करेंगे, बुनियादी ढांचा वित्त पोषण से, ऑप्शन सी। कहीं कहीं बुनियादी ढांचा ही सिर्फ देखने को मिलेगा आपको, तो सी करेक्ट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है?
जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है, तो प्रति व्यक्ति जो किलोमीटर में 382 लोग, ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है कि ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि निर्मल ग्राम जो पुरस्कार है इसका संबंध हो जाता है ग्रामीण स्वच्छता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ग्रामीण स्वच्छता। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्या है कि देखिए निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार एक प्रोत्साहन स्कीम है जिसके तहत ऐसी ग्राम या पंचायतों, ब्लॉकों, जिलों एवं राज्यों को निर्मल पुरस्कार दिया जाता है जो पूरी तरह से स्वच्छ होते हैं तथा खुले में शौच नहीं किया जाता है, तो उनको ये निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। एग्जाम्स में ये ध्यान रखना होता है, नहीं जरूर पढ़िए क्वेश्चंस में, मतलब पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो कभी कभी नहीं होता है, हम देख ही नहीं पाते हैं और ऐसे में गलती हो जाता है, तो ध्यान रखना है। तो प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा बिल्कुल सही है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, ये पॉइंट गलत है क्योंकि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा था, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। लेकिन बाकी में दिक्कत नहीं है। मुस्लिम स्त्रियों से विवाह को प्रेरित करने वाला पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, गोवा को मुख्यालय बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर निनो डा कुन्हा, ये भी सही है। तो गलत यहाँ पे सिर्फ बी था, बी जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि भारत ब्रांड इक्विटी फंड किस वर्ष पारित किया गया था, स्थापित किया गया था। तो भारत ब्रांड इक्विटी फंड जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1996। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभी तक 5 पार्ट आपको कराया गया, ये छठा पार्ट चल रहा है, यानी सभी क्वेश्चंस का जो 50-50 आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है, 50 क्वेश्चंस। तो ये पीडीएफ, अगर आंसर के साथ पीडीएफ की बात की तो वो हम कोर्स में ही डाल दे रहे हैं ताकि जो लोग वहाँ पे जुड़े हैं प्रॉपर तरीके से उनको पीडीएफ एक जगह मिल जाए और वहाँ से अपना रिविजन्स कर सकते हैं। लास्ट टाइम पर अगर आपको रिविजन्स करना है सिर्फ सारे क्वेश्चन का, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो जो लोग कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि आप अपना कोर्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज करके एक फोल्डर मिलेगा जिसमें आपको ये सभी पीडीएफ डाला जा रहा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तापगतिकी का प्रथम नियम संबंधित है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि अधिकांश मिट्टी जो है नदियों द्वारा और समुद्र लहरों द्वारा जमा की गई रेत और मिट्टियों से बने होते हैं। ऑप्शंस में से बताना है कि अधिकांश जो है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा की गई रेत और मिट्टी से बनते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए कि खाली स्थान एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैविक विविधता के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट में से एक है, जिसे कभी कभी भारत का महान ढलान भी कहा जाता है। भारत का महान ढलान भी कहा जाता है, वो कौन है, तो ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। अधिक जलन जो है वो किससे पैदा होती है, तो ध्यान रखिएगा भाप से, क्योंकि भाप में गलन ऊष्मा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा, भाप से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, यानी अंडमान और निकोबार की मूल निवासी नहीं है। तो राइट आंसर रेंगमा, रेंगमा यहाँ पे करेक्ट होगा। रेंगमा, देखिए बता दो कि रेंगमा जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, ये नागालैंड के मूल निवासी है। रेंगमा जो है नागालैंड का मूल निवासी है। गुलाम वंश के प्रथम शासन जो कौन था, यानी शासक कौन था। गुलाम वंश की स्थापना सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और यहाँ पे आपका सही आंसर प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श। और कुतुब मीनार क्या न्यू इन्होंने रखा था, जबकि कार्य उसका पूरा कराया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के रूप में भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त जो है परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, पता है 1793, ध्यान रखना है। और स्थायी बंदोबस्त
जमींदारों के साथ किया गया था, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए फेरा की जगह फेमा किस तारीख को लाया गया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी जो एक्ट था उसके स्थान पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किस तारीख को लाया गया? तो 1 जून 2000 को, 1 जून 2000 को ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि डिंगरोक जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? डिंगरोक जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। खरीफ की फसल की कटाई की जाती है, इसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक भी बताया था। रबी फसल खरीफ फसल को याद रखने की, कौन से फसल किसके अंतर्गत आते हैं, इनकी बुआई और इनकी कटाई कब की जाती है। तो देखिए रबी फसल के लिए तो ONMA हमने याद रखा था, ओनमा। ठीक है, ओनमा याद रखिए। जबकि खरीफ जो फसल है इसके लिए मैंने याद कराया था जुजू नदी, यानी जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। तो यानी यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर के प्रारंभ में, ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, इसमें कटाई की जाती है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है? तो यहाँ पे देखेंगे चंबल नदी जो है, देखिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे तीनों हो जाएगा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, 1 2 3। सी बिल्कुल सही आंसर होगा, 1 2 3। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन से तारे सुबह और शाम के तारों का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन से तारे सुबह और शाम के तारों का प्रतिनिधित्व करते हैं? जैसे भोर का तारा, शाम का तारा, सांझ का तारा, इस तरह से नाम दिया गया, तो शुक्र ही होता है। ठीक है, शुक्र, ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र। और बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल के ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, अपना कोई उपग्रह नहीं है। बर्नौली प्रमेय आधारित होता है। बर्नौली जो प्रमेय है किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट वन है कि किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, तो 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। भारतीय संविधान के 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। भारत के 102वें संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। नेक्स्ट है कि कौन सी उच्चतम आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था ना, GX UV इमरान, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो कैपिटल लेटर आपको दिख रहा है इसको ध्यान रखना है। इमरान मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि ये वर्ड पूरा हो जाए, इमरान। ठीक है, IMR बस याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर हम राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, वेवलेंथ, यानी कि तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका हो जाता है गामा किरण का, जबकि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य हो जाएगा रेडियो वेव का। लेकिन अगर हम उल्टा इस तरफ जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ती है, यानी सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की, जबकि सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा गामा किरण का। अब हम यहाँ पे एक ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो इधर की तरफ जो सबसे ज़्यादा होगा, यानी सबसे लेफ्ट साइड में होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखते हैं माइक्रोवेव यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद रेडियो तरंग यानी R यहाँ पर है, परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रे यहाँ पर है, और उसके बाद गामा किरणें, यानी गामा किरणें सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है, सबसे लेफ्ट साइड। तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एक चीज़ तो आपको पता है ना कि V बराबर N लेमडा होता है, V बराबर N लेमडा, यानी ये दोनों क्या है आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा भी गया V बराबर क्या होता है। आवृत्ति और वेवलेंथ में अगर पूछा जाए कि संबंध क्या है तो ये ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज 2 अनुभागों में विभक्त हो गया। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, इन दोनों अनुभागों के नेता क्रमशः कौन थे। तो ध्यान रखना है कि भारत का ब्रह्म समाज जो थे, भारतीय ब्रह्म समाज, इसके नेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो केशव चंद्र सेन को, जबकि आदि ब्रह्म समाज जो है इसके देवेंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 399 लाइक्स का। 399 लाइक्स मुझे चाहिए इस वीडियो पे, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग भी वीडियो में उतना ही इंटरेस्ट ले रहे हैं जितना हम इस वीडियो को बनाने में लेते हैं। तो 399 लाइक्स प्लीज़ कर दीजिएगा। निम्न में से कौन से सही तरीके से मिलान किया गया, तो देखते हैं कौन सही तरीके से मिलान है। युवा बंगाल आंदोलन, तो ध्यान रखिए युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो थे, तो यहाँ पे ये पॉइंट तो गलत हो गया आपका। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग, न्यायमूर्ति जो रनाडे थे, ये सही है। आत्मीय सभा भी बात करें तो राजाराम मोहन राय, ये भी सही है। तो सही 2 और 3 ही दिख रहा है, इस वजह से हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा है? मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा है? तो ऑप्शन डी होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी। कुलडीवा, देखिए कुलडीवा जो है एक प्रकार का पुरातत्व स्थल था, ये किस राज्य में स्थित है? कुलडीवा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन सी। इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे कि कुलडीवा एक पुरातात्विक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के देवघाट गांव के पास बेलन नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा बेलन नदी के घाटी में स्थित है। इसने चावल की खेती का प्रारंभिक साक्ष्य यहाँ से मिलता है कुलडीवा से। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है मतलब भारतीय स्टेट बैंक जो है, इसका नाम क्या था? 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। जबकि आरबीआई जो है इसका गठन 1935 में हुआ, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता रहता है। तो राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, जब जाकर के 1955 में ये एसबीआई बना। फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थित है? फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री मतलब कि किस प्रधानमंत्री के शासन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? और अब संपत्ति का अधिकार जो है वो एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहले तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया, एक कानूनी अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट वन, सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में विचार करें। तो सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में पहला पॉइंट्स कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था ना, ये अगर सन है तो पृथ्वी इस तरह से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगर पृथ्वी यहाँ पर है और एक यहाँ पर मान के चलो, क्योंकि ये चक्कर तो लगाता ही रहता है ना चारों तरफ से, तो अगर 2 कंडीशन देखें हम लोग, तो सबसे दूरी यहाँ पर होगा और सबसे कम दूरी यहाँ पर होगा। तो सबसे अधिकतम दूरी 4 जुलाई और सबसे न्यूनतम दूरी 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी, जो कि बिल्कुल सही है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, ये भी सही। न्यूनतम दूरी को अपसौर कहते हैं, ये गलत है। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ही सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है? दोनों की स्थापना एक साथ एक सम्मेलन में हुआ था। ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है तो IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्यू किस खेल से संबंधित है? क्यू जो है वो किस खेल से संबंधित है? देखिए क्यू एक प्रकार का छड़ी होता है, बिलियर्ड्स में इस खेल का इस्तेमाल होता है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिलियर्ड्स में क्यू नामक छड़ी से खेला जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यू बिलियर्ड्स। किसकी आत्मकथा रिसॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक को लॉन्च किया गया था? किसकी आत्मकथा है? तो बान की मून, ऑप्शन डी बान की मून। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के अपवहन सिद्धांत के विश्वास नहीं करते थे? अपवहन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। कभी कोई क्वेश्चन पूछा था कि अपवहन सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे है कि अपवहन सिद्धांत में कौन विश्वास नहीं करते थे, तो सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है,
डोबेरेनर जो हैं वो त्रिक नियम के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं, डोबेरेनर। अगला है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। ये तो प्रश्न बहुत ही ईजी है, सभी लोग इसका राइट आंसर गेस कर ही देंगे, आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे, ऑप्शन बी। कार्डामम पहाड़ियाँ, जिसको हम लोग हिंदी में इलायची की पहाड़ी कहते हैं, जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे कौन है, यानी कि कार्डामम की जो पहाड़ी है किनकी सीमाओं पर ये पड़ता है। तो ध्यान रखना है, कार्डामम पहाड़ी ऑप्शन सी होगा, केरल और तमिलनाडु, केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है, ऑप्शन सी। इसरो ने हाल ही में सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 मिशन पूरा किया। इस मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिए, चंद्रयान-3 हाल ही में लॉन्च किया गया था। भारत जो है वो दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश है, जो कि बिल्कुल सही है। अब तक अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, यानी सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मामले में चौथा स्थान, लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो उसमें पहला स्थान है, राइट, ये ध्यान रखना है। इसरो ने चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण जो 14 जुलाई को LMV-3 रॉकेट द्वारा किया था, यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट वन है कि 14वीं शताब्दी में भारत में सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है, जिसको हम लोग टोकन करेंसी के नाम से भी जानते हैं, इसको स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह, रक्त पिपासु, अलग अलग नामों से जाना गया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर पूछ ले कि सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी इन्होंने चलाया कब था, तो 1329-30 होता है, 1330 ईस्वी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी के समय में जो मोरक्को यात्री, जिसको हम लोग इब्न बतूता कहते हैं, वो आया हुआ था। रेहला, जो कि इब्न बतूता की पुस्तक थी, ये ध्यान रखिए। और इसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसको दीवाने कोही के नाम से जाना जाता है, कृषि विभाग था, दीवाने कोही। अगला देखिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन सी, तंजावुर। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ऑप्शन सी। और इसके साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर चेन्नई से लगभग 350 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में तंजावुर शहर में स्थित है। और बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है, जिसे महान जीवित चोल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। कागिर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कागिर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। कागिर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले धर्म कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने राज्य में अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट होने की, हाल ही में किस शहर के पास 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियाँ और शिलालेख मिले। 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियाँ और शिलालेख मिले हैं, कहाँ से मिला है, तो ये हैदराबाद से मिले, ऑप्शन ए हैदराबाद। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, और आज का जो लाइक्स का टारगेट है 399, ज़रूर इसको कंप्लीट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम तभी ला सकेंगे। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय संगीतकार एवं गायक को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानक उपाधि सम्मानित किया गया। डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, और वो कौन है, तो शंकर महादेवन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कौन सा है और किस द्वीप पर है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी पत्रकारिता, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 50 MCQ हमने डिस्कस किया, और उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें जो भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जिस टॉपिक से दिए जाते हैं, उन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तब आपका ये जो सेट है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 क्वेश्चन ये देख लेने से आपका मतलब प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं।
जितने क्वेश्चंस आपको दिए गए 50 क्वेश्चंस, इसमें से कुछ टॉपिक्स आप ऐसे भी देखे होंगे कि जो कि वहाँ से बार बार एग्जाम्स में आते हैं, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, खुद से पढ़िए, उसमें से 5-7 टॉपिक निकालिए और डेली बेसिस पे इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।